बीजेपी के। इसके अलावा नीरज राय साहब मेरे पास हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इन दोनों से मैं बात करूंगा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनंत अमित, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। जी अमित जी, 2010 से पहले जो व्यवस्था थी, ओबीसी आरक्षण को लेकर 7% का कोटा था, इन तमाम चीजों पर अब फिर से सरकार ने वही नियम, वही कायदा, वही कानून लागू कर दिया गया है। और ये साफ साफ दिख रहा था कि ममता बनर्जी की जब सरकार आई तो जबरन बहुत सारी मुस्लिम जातियों को उसमें ऐड कर कर कैटेगरी ए और बी बना दी गई और उस आरक्षण को 17% कर दिया गया। साफ साफ ये लग रहा था कि मुस्लिम समुदाय को प्लीज करने के लिए पिछली सरकार ने ये कदम उठाए थे। जी अमित जी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से ममता दीदी की सरकार रही 15 वर्षों तक और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के तहत आपने देखा होगा 2024 के हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद और उन्होंने सिर्फ एक धर्म के एक समुदाय के लोगों को प्रसन्न करने के लिए जिस तरीके से राजनीति करी थी, न्यायालय के आदेश में भी ये कहा गया, ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीति से तहत ये फैसले लिए गए हैं। और हमने वही किया है जो हाईकोर्ट के आदेश आए थे। हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर ही सरकार काम कर रही है। और देखिए, ये देश जो है संविधान के चलता है, बाबा भीमराव साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के तहत चल रहे हैं। और जो भी निर्णय सरकार ले रही है वो संविधान के तहत ले रही है, जो आरक्षण का मामला है। और आज तक किसी भी जगह में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। आरक्षण तो जातियों के आधार पर दी जाती है। और मुस्लिम में भी जो उस तरह के जाति हैं, जो जुल्हा हैं और उस तरह के पहाड़ियां हैं, हजाम हैं, इस तरह मुस्लिमों में भी इस तरह के पाए जाते हैं, उन तमाम ऐसे लोगों को भी उस आरक्षण में शामिल किया गया है। लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। बाबा भीम राव साहब अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि इस देश में आरक्षण की व्यवस्था जातीय आधार पर होनी चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए। उसी आधार पर 2024 के हाईकोर्ट के आदेश को पालन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है और हमारी सरकार ने, हमने संकल्प पत्र में कहा था और उन संकल्पों के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं आपके माध्यम से, आज तो कुल 10 दिन हुए हैं और 10 दिन में जिस तरीके से सरकार ने फैसला लेना प्रारंभ किया है और लगातार हम जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, और बंगाल की जनता भी ये जानती है, बंगाल की जनता के विश्वास पे खड़ा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। उन तमाम जिम्मेदारी को निभाते हुए और जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो जनता के हित में लिए जा रहे हैं। और हमने जो संकल्प पत्र में कहा था उसी संकल्प पत्र के आधार पर लिए जा रहे हैं। अभी जैसे जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कई जगह पे सफाई अभियान चल रहा है बंगाल में, वो सफाई अभियान भी किस तरीके चल रहा है, वो हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर चल रहा है। और ममता दीदी के 15 सालों के कुशासन में सिर्फ एक समुदाय और तुष्टीकरण की राजनीति को लेने के लिए हाई कोर्ट के आदेश को भी मानने को तैयार नहीं थी। 24 के आदेश को आप देखिए, 26 में हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो यह बता रहा है कि ममता दीदी का कार्यकाल किस तरीके से तुष्टीकरण और एक लोगों को खुश करने के लिए जो परंपरा बनाई हुई थी, उस परंपरा का अब समापन हो रहा है। और लोगों ने जिस आशीर्वाद जो हमें दिया है, जिस विश्वास के तहत, उस आशीर्वाद पे खड़ा उतरना हमारी प्राथमिकता है। उसी के आधार पर सरकार निर्णय ले रही है। सरकार ऐसे कोई भी निर्णय लेगी जिससे कि किसी लोगों का हित हो। सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। और माननीय मोदी जी ने अपनी सारी सभाओं में कहा कि हम इस बंगाल का विकास करने के लिए हैं, डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, भय भरोसा की बात है। तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर अमित जी, आपके माध्यम से मैं बंगाल की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार ने जो निर्णय ले रही है वो आपके हित में है। और सरकार को जो आप में आशीर्वाद आपने दिया है, उन आशीर्वाद पर खड़ा उतरना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। ठीक है अमित जी, आप साथ रहिएगा। नीरज राय भी मेरे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। नीरज जी, वैसा पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, आप मुझसे कहेंगे कि मैं बीजेपी का पक्ष ले रहा हूं, लेकिन 2010 तक की जो व्यवस्था थी वो उससे राज्य ठीक चल रहा था। फिर जबरन बहुत सारे मुस्लिम समुदाय को इसमें शामिल किया गया। मौजिनों, मदरसों और इन जगहों पर तमाम जो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे थे वो बांटे गए। वहाँ पर एक पाड़ा, एक वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, पश्चिम बंगाल में क्लब्स बहुत सारे चलते हैं, आपको पता होगा। वहाँ पर 1,500 करोड़ रुपए सालाना, 1,500 करोड़ रुपए, 1,000 रुपए, 1,200 करोड़ रुपए, ये उन क्लब्स को बांटे गए जो टीएमसी के नेता और टीएमसी के कार्यकर्ता वहाँ पर आनंद ले रहे थे। वो हम टैक्स पेयर्स का पैसा था, जहाँ पर शराब पी जा रही थी, गेम खेले जा रहे थे, कैरम चलता था, शतरंज चलती थी, टीवी पे फिल्में चलती थी। ये टैक्स पेयर्स का पैसा इस काम के लिए तो नहीं था। कम से कम कुछ तो सुधार हो रहा है, कम से कम। अमित भाई, यह तो आपके जो सवाल हैं आश्चर्यचकित और अचंभित करने वाले हैं। अगर केंद्र की सरकार देखा जाए, 14 से मोदी जी की सरकार है और जी, मीरा जी का नेटवर्क शायद नहीं आ रहा, मैं दोबारा उनका रुख करूंगा। अनंत में जी, बार बार जब इस तरह के सवाल होते हैं तो गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी जाती है।
पश्चिम बंगाल का जो रक्त चरित्र है, वहाँ की जो राजनीति है, वहाँ की जो हिंसा है, इस बार शायद इतिहास में पहली बार हुआ है। मैं लेफ्ट की सरकार से अब तक का बता रहा हूँ आपको कि शायद सबसे कम हिंसा हुई है चुनावों के दौरान। करेक्ट। देखिए अमित जी, अभी आपने सवाल किया तो राय साहब ने सवाल पे ही प्रश्न चिन्ह उठा दिया। ऐसे लोग क्या है, तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जिस तरीके से 12 वर्षों से हमारी केंद्र में सरकार है, पश्चिम बंगाल में पहली बार हमारी सरकार बनी है और हमने ये लगातार हम संघर्ष करते रहे, कार्यकर्ता मारे गए। ये पहला ऐसा आजादी के बाद चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल में जिसमें चुनाव के दौरान एक भी वायलेंस नहीं हुए। चुनाव के बाद निश्चित तौर पे कुछ घटनाएं घटी, लेकिन इससे पूर्व 21 में भी जब चुनाव हुआ तो 21 में लगभग 70 लोग मारे गए और 23 के पंचायत चुनाव में लगभग 85 लोग मारे गए और लगभग 321 कार्यकर्ता हमारे मारे गए विगत 5 वर्षों में चुनाव के बाद। लेकिन वहां की जनता ने जिस तरीके से, हम वहां पे सड़क से लेकर सदन तक में ये कहते रहे कि चाहे 30 वर्षों की कांग्रेस का शासन हो, 34 वर्षों का वामपंथ का शासन हो, 15 वर्षों की ममता दीदी का कुशासन हो, जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के तहत और जिस तरह क्लब व्यवस्था की बात करें, चूंकि हम पड़ोस से झारखंड से आते हैं, हमने देखा है कि वहां पे जब हम दीघा वगैरह तमाम ऐसे जगहों में बंगाल में जाते थे तो एक क्लब प्रणाली थी। वो कुछ भी होता था तो पहले क्लब में जाइए, क्लब में ही आपका समापन, आपके सारे, थाना बाद में जाना है, थाना तो कोई जाता ही नहीं था, क्लब में ही सब कुछ तय हो जाता था, चाहे वामपंथ के समय में हो चाहे वो टीएमसी के समय में हो। लेकिन विगत 10 दिनों के कार्यकाल में ही पश्चिम बंगाल की जनता को यह पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार आई है वो किस तरीके से लोगों को भयमुक्त करना चाहती है, लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है। अभी आपने तुष्टीकरण की बात की, मदरसा और मौलानाओं को 5,000 करोड़ रुपए दिए जाते थे और उसको बढ़ा के ममता दीदी की सरकार ने 6,000 करने का काम किया। और जब अभी जांच चल रहा है तो अभी तक तो 700 अवैध मदरसा पाए गए हैं पश्चिम बंगाल में, जो कि क्या कर रहे थे, क्या शिक्षा दे रहे थे, ये जानने का विषय है। और उन तमाम ऐसे मदरसाओं को बंद करने के लिए सरकार का संकल्प है। हमने तो अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि अवैध रूप से चल रहे मदरसाओं को हमारी सरकार बनते ही उन सारे मदरसाओं को बंद किए जाएंगे, जो कि अवैध, जिस तरीके से आतंकवाद और जिहादी मानसिकता को बढ़ाने वाले ऐसे मदरसाओं का हमारे देश में कोई जगह नहीं है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो चाहे किसी भी प्रांत में हो। हम उस पर भी काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हावड़ा से लेके और दार्जिलिंग तक में जिस तरीके से सफाई अभियान चल रहा है, सरकार ने वहां पे एक सफाई अभियान ही चला रखा है। उस अभियान के तहत हम जितने भी अवैध रूप से बनाए गए संपत्ति थे उनको भी हमने तोड़ने का काम करे। वो हमारा पर्सनल एजेंडा नहीं है, उसके भी हाईकोर्ट के आदेश है, हाईकोर्ट के आदेश के तहत ही कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की जनता जिस तरीके से हमें आशीर्वाद दिया, मैं बार बार कह रहा हूं, हमें, हमारी अपेक्षा है कि उनके सारे संसाधनों पे खड़ा उतरना है। यह हम इसको एक चुनौती के तौर पे स्वीकार किए हैं पश्चिम बंगाल में सरकार को, और उसी चुनौती के आधार पर काम कर रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, हमने ये कहा था कि पश्चिम बंगाल इस देश का पहला ऐसा प्रांत है जहां पे आज तक आयुष्मान भारत जैसी योजना को भी लागू करने के लिए ममता दीदी के पास समय नहीं था। हमने पहले कैबिनेट में ही उसको लागू करने का काम किया है। 7 पे कमीशन की बात की है, वहां पे जनता के हित को छोड़कर बाकी सारी काम सरकारें कर रही थी, जो भी पूर्ववर्ती सरकारें रही। लेकिन हमारा यह है कि हम जनता के हितों पे कैसे खड़े उतरें, जनता के विश्वास को जीतना है। जो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल जिस तरीके से इस देश के मानचित्र से ऐसा लगता था, नीरज जी, डेमोग्राफी आनंद जी जुड़ चुके हैं, आनंद अमित मेरे साथ, एक बार फिर से उनका रुख करता हूँ। नीरज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ अमित भाई। वो थोड़ा भाजपा के विकास का शिकार हो जाते हैं रह रह के हम लोग ना, लखनऊ के अंदर बैठकर दिक्कत यही हो जाता है। नहीं, मैं लखनऊ में अपनी नेटवर्क बातों ठीक को है, वहीं से, लखनऊ में नहीं नेटवर्क नहीं सब तभी जगह तो, आता है। मैं तो लखनऊ के चप्पा चप्पा जानता हूँ, आपके इलाके चप्पा में नेटवर्क चप्पा नहीं जानते होगा। हैं, आप चप्पा चप्पा जानते हैं तो चलिए मैं क्योंकि आपको दुनिया थोड़ा में सा ब्रीफ भारत एक ऐसा कीजिएगा जगह है ना, सबसे अपने सस्ता नेट अपने यहीं पे पाया अपने जाता है। जी जी अपने कैमरामैन को भेज दीजिएगा, मैं दिखा दूंगा भाजपा का विकास का शिकार कैसे होते हैं लोग। ठीक है अमित भाई, मैं अपनी बातों को कंटिन्यू करता हूँ। जी। यह आश्चर्यचकित करने वाली घटना है जो हाँ। अभी आपने बताया और अमित भाई बता रहे हैं ये चीज को, कि 2014 से केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, जो स्वघोषित विश्व गुरु के तौर पे अपने को बता भी रहे हैं। लेकिन बंगाल के अंदर इतनी अनियमितता होने के बाद भी केंद्र की सरकार अब तक कोई कड़ाई से कोई भी नीरज जी अनम्यूट करिए, आप म्यूट हो गए हैं, आप म्यूट पे हो गए हैं, अनम्यूट करिए नीरज जी।
उसके लिए भी अमित जी कह देंगे कि इसके लिए भी भाजपा ही दोषी है। नीरज जी अनम्यूट करिए अपने आप को, आप म्यूट हो गए। नीरज आप सुन पा रहे हैं? 2014 से 19 तक सबसे ज्यादा 5 करोड़ मुस्लिम युवाओं को स्कॉलरशिप देने के काम करी है भारतीय जनता पार्टी। जो मदरसा भारतीय जनता पार्टी की नजरों में आतंक की फैक्ट्री हुआ करते थे, उनको मॉडर्न करने का काम करी है भारतीय जनता पार्टी। हज पे सबसे ज्यादा छूट दिया है, सब्सिडी दिया है। 2014 के बाद हिंदुओं को ये अगड़ा पिछड़ा वाली हिंदू के बांटने का हमारे कई सारे कहने थे कि 5,000 वहां मौलवियों को दिया है। उसने क्या है कि पहले आप यह पता करिए कि भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में ही सबसे पहले मौलवियों को देने का काम किया गया था। अगर आप कहें तो मैं बताऊं, हरियाणा को किया जाता है, उत्तर प्रदेश को, बिहार की सरकार नहीं, वहां किया जाता है। और कई बता दूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपने बंगाल के अंदर कहा कि हम 1 लाख नौकरी देंगे, 45 दिन के अंदर उठाकर फेंक देंगे सभी घुसपैठियों को। 2014 से अब तक कितने घुसपैठियों को दिया अमित भाई? भारतीय जनता पार्टी जब आप कोई सवाल पूछो, धर्म के बंधन में उलझा दो, धर्म की चांदनी चसा दो, उसके बाद ठीक है। आपका नेटवर्क बिल्कुल ठीक नहीं है नीरज, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। अनंत अमित, मुझे ये बात बताइएगा कि सरकार ये जो योजनाएं लागू करी, बीएसएफ को जमीन फेंसिंग के लिए दी गई, इसके अलावा बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, टीएमसी के टाइम पे ये सब तो सिर्फ भगवान भरोसे चल रहा था। खुलेआम वहां से घुसपैठी आ रहे थे, नकली आईडी कार्ड बनवा रहे थे, नकली आधार, नकली ड्राइविंग लाइसेंस, और आनंद के साथ रहे थे, पश्चिम बंगाल की जनता का हक मार रहे थे। और जब ये सरकार ने वहां पर अब देखिए सख्ती की है, तो अब दूध का दूध पानी का पानी होता दिख रहा है। अमित जी, 23 तारीख को पश्चिम बंगाल का पहला फेज का पोलिंग था। 21 तारीख को बंगाल हाईकोर्ट ने कहा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा राज्य सरकार को कि जब केंद्र सरकार ने फेंसिंग के लिए पैसे आपके पास उपलब्ध करा दिए, जमा करा दिए, उसके बावजूद भी राज्य सरकार निर्णय क्यों नहीं ले रही है। ये 21 तारीख की बात है और 23 तारीख को पहला फेज का चुनाव था। और हमारी सरकार बनते ही हमने 453 किलोमीटर में, वहां चूंकि आंतरिक सुरक्षा का मामला जो होता है राज्य का मामला होता है, लेकिन राज्य सरकार इस पर तैयार नहीं थी अपने लोकल प्रशासन को देने के लिए। और हमारी सरकार बनते ही हमने पहले कैबिनेट में तय किया 453 किलोमीटर का फेंसिंग का काम प्रारंभ हो चुका है। और हमने ये कहा था कि फेंसिंग का काम हम करेंगे, चूंकि लगभग 2000 किलोमीटर जो पश्चिम बंगाल का जो एरिया आता है फेंसिंग का, और पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहां के बंगाल का जो बॉर्डर है, कहीं पे तालाब है, कहीं पे नदी है, कहीं पे पहाड़ है, आपने सुगम क्षेत्र है। जी, कुछ कह रहे हैं? आप निश्चिंत हैं, समझ रहे हैं? आप देश में बताइए जी, पहले आप अपना 4G ठीक कर लीजिए। ऐसा पहले अपना 4G ठीक कर लीजिए, नहीं तो कहीं भाजपा हमारा 4G भी खराब कर दिया। भाई ऐसा व्यक्ति हो गया, लोगों को मना करके चलिए, बिल्कुल आप दोबारा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपका बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा। नीरज जी माफी चाहता हूँ, आप प्लीज नेटवर्क में जाएं, तभी आपसे बात हो पाएगी। प्लीज अनंत अमित आप कंटिन्यू करिए, बताइए जी। तो हमने इस तरीके से काम किया, चाहे बॉर्डर फेंसिंग की बात है, चूंकि पश्चिम बंगाल के पास हम लोग रहते हैं, मैंने पहले भी कहा था, और वहां पे बॉर्डर का काम बहुत अति आवश्यक है। आपने देखा होगा कि जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में प्रारंभ हुई, बॉर्डर पे एकदम लाइन सी लग गई, जिस तरीके से लोग का पलायन प्रारंभ हो गया। तो ये बता रहा था कि बार बार जो भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों की समस्या को लेकर, चाहे बिहार के चुनाव में, चाहे असम के चुनाव में, बंगाल के चुनाव में, निश्चित तौर पे इस देश में घुसपैठियां एक बहुत बड़ी समस्या है। और बार बार ओपोजिशन ये कहता है कि अभी तक कितने निकाले गए। ठीक है, कांग्रेस ने अपने शासनकाल में लोकसभा के अंदर में कहा कि हमने 8000 समथिंग घुसपैठियों को निकाला। अरे अभी साहब, हमारी तो काम चल ही रहा है, हम तो ऑपरेशन क्लीन कर रहे हैं। ऑपरेशन क्लीन के साथ साथ घुसपैठिया की वापसी का भी प्रक्रिया स्टार्ट है। और हमने पश्चिम असम जैसे राज्य में भी 1,40,000 एकड़ जमीन रोहिंग्या और घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी हम करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अभी से घुसपैठियों में त्राहिमाम है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से
एग्जिट पोल के बाद अगले दिन 29 तारीख व 30 तारीख को बांग्लादेश के लोकसभा में वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा सदन में यह कहा जाता है कि भारत की जो सूचना आ रही है मीडिया के माध्यम से, ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। तो अभी से हमारी सरकार को यह तय कर लेना चाहिए कि वहां के जब घुसपैठिए बांग्लादेश में आएंगे तो उनको रहने और रोजी रोजगार की क्या व्यवस्था करनी है। यह बांग्लादेश के शासन में अख्तर हुसैन जैसा पार्लियामेंटियन कह रहा था बांग्लादेश के लोकसभा में। तो ये बता रहा था कि किस तरीके से घुसपैठियों की समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक में कहती रही है और मुद्दा उठाती रही है, और मुद्दा है ये बांग्लादेश के लोकसभा में भी ये तय हो गया। इसीलिए हम ये तो कह रहे हैं कि घुसपैठिया इस देश की समस्या है, लेकिन विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष संख्या बताने को तैयार है, संख्या जानने को तैयार है, लेकिन इस समस्या को मानने को तैयार नहीं है। हमारी सरकार बनी है, अभी तो कुल 10 ही दिन हुए हैं। आप देखिए कैसे कैसे आगे होता है। जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो राज्य हित में लिए जाएंगे, देश हित में लिए जाएंगे, और निर्णय से पीछे हटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। और हमने अपने संकल्प पत्र में तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे घुसपैठिया का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, रोजी रोजगार का मामला हो, अवैध निर्माण का मामला हो, उन तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर हम निरंतर अपना काम करते रहे और काम करते रहेंगे। इसके लिए आपकी सरकार कृत संकल्प है और आगे बढ़ते रहेंगे। जी नीरज, अमित जी। ठीक है अनंत अमित जी, जैसा कि आप बता रहे हैं हम लगातार इस पूरे मामले को ट्रैक भी कर रहे हैं। उधर राजनीति भी हो रही है, वहाँ पर जो क्रिमिनल्स हैं वो भी लगातार और एक्शन में आ रहे हैं, वो भी अब बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बना रहे हैं। सरकार ने कहा नमाज सड़क पर मत पढ़ो, जबरन नमाज पढ़ने के लिए लोग पहुंचे। आसनसोल में देखिए थाने को घेर कर वहाँ पर पत्थरबाजी हो रहा है कि अब सब गिरफ्तारियां हुई हैं, वहाँ पर अब सख्ती बरती जा रही है। लेकिन ये जो मन बढ़ाया गया है 15 साल, ये बहुत मुश्किल है इसको कंट्रोल करना। अमित जी, ये 15 साल ही नहीं, 15 साल के पहले जो 34 साल वामपंथ का भी शासन रहा, 22 तो साल वो भी तक वहां पर थे ज्योति बसु। हाँ, उसके पहले 30 वर्षों तक कांग्रेस का शासन काल रहा। आजादी के बाद कांग्रेस का शासन, कांग्रेस ने भी यही किया। ये तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है। आपने आसनसोल की चर्चा की। आसनसोल में एक मार्केट रोहिंग्यों का मार्केट है। ये बताइए इस देश में ऐसा हो सकता था? लेकिन ऐसी कुशासन की सरकारें आई और सरकारों ने रोहिंग्या मुसलमानों के लिए एक मार्केट बना दिया, जिसपे कि अवैध निर्माण था। उन अवैध निर्माणों को भी तोड़ने का आसनसोल में काम किया जा रहा है। अब आप ही बताइए, 29 तारीख को दूसरे फेज का चुनाव होता है और रिजल्ट के बाद उसी आसनसोल जैसे जगह में एक माता की मंदिर जो आज तक नहीं खुलवा पाई है सरकार, कोर्ट के आदेश के बावजूद, और हमारी सरकार बनते ही परिणाम आता है 5 बजे, 7 बजे वो मंदिर खुल जाता है। तो काम तो ऐसे किया जाता है ना, तो काम करने का तरीका। और हमने कहा था कि तमाम ऐसे मुद्दों को, चाहे आप ममता दीदी को देख लीजिए। ममता दीदी को जब ये लगने लग गया कि हम चुनाव हारने जा रहे हैं, तो विगत 3 साल से वो क्या कर रही थी? कहीं पे जगन्नाथ मंदिर बना रही थी, कहीं पे महाकाल मंदिर बना रही थी। अचानक उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और जिस तरीके से वो परिवर्तन करके आती है, लेकिन वहां की जनता जान चुकी थी, तभी हमें ये आशीर्वाद देने का काम किया है। जी अमित जी। ठीक है आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। यहाँ पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से अमेरिका में ईरान